है। केमिकल बॉन्डिंग 3 में एक्सरसाइज 2 लोग पार्ट 1 देख रहे थे। आई थिंक पार्ट 1 का कुछ क्वेश्चन किए भी थे, कुछ बचा हुआ था। बच्चों अगर पार्ट 1 में कुछ डाउट रह गया बताओ उसमें। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 ये 3-4 क्वेश्चन लोग किए हुए भी थे क्लास में, बट फिर भी कुछ डाउट रह गया हो पार्ट 1 में तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 7 देख लेते हैं दोनों को। और बताओ सिंपली चैट बॉक्स में भी बता सकते हो, मैं सारे क्वेश्चन देख पाऊंगा। बताओ चैट बॉक्स में भी सिंपली। 6 भी है, 7 ऑलरेडी आ चुका है। तो ठीक है, ये 6 7 6 7 8 ये 3 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल टी और ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट यूज। ठीक है, वो S1 HF बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन HCl। HF और HCl में स्टेटमेंट 1 में HF और HCl में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? HF का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये सही स्टेटमेंट है कि HF बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन HCl। आपकी वीडियो ब्लर हो गई है। ब्लर हो रही है? नहीं तो सर, ठीक है, क्लियर है। अभी ठीक होगा। चलो ठीक है, वो ठीक ही रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत होगा नहीं। H2 की बात करें, HBr boils at lower temperature than HI। अब H2 की बात करें तो बोला रहा कि HBr boils at lower temperature। तो HBr और HI की बात करें उसमें HI का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और HBr का कम होता है। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में भी नहीं था, तो वेन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपली। यहाँ पे HBr boils at lower temperature than HI। सही है ये भी स्टेटमेंट। HBr का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है HI से। S1 S2 दोनों करेक्ट है। वहां पे S3 की बात कर लें कि बाउंड लेंथ ऑफ N2 इज लेस देन N2। अब देखो जो S3 वाला स्टेटमेंट है, अब इसको कर सकते हो क्योंकि ये चीज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। N2 और N2 प्लस, N2 और N2 प्लस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हो इजीली। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? MOT से। क्लियर है? N2 और N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर MOT से। N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा था वहां पे? 3। N2 प्लस की बात करोगे MOT से कन्फिग्रेशन लिखना था और फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 3 N2 का। N2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है और वो इलेक्ट्रॉन किससे कम हो रहा है वहां पे है। इसकी बात करें हम लोग N2 प्लस में है, इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे कंप्लीट यहाँ पे, तो सिग्मा बॉन्डिंग वाले से कम हो रहा है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाता है इसमें बॉन्डिंग वाले में ही जा रहा होता है यहाँ पे। दैट मींस बॉन्डिंग से कम होगा और बॉन्डिंग से कम दैट मींस 2.5 का 2.5 आ जाएगा। तो एक का बॉन्ड ऑर्डर 3 और एक का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर बोला बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज लेस देन, जिसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? N2 प्लस का बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा N2 से क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज लेस देन N2 प्लस। सही स्टेटमेंट है वो भी। बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 का क्या है? कम है, इज लेस देन N2। नेक्स्ट है इसमें F2 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन Cl2। अब F2 और Cl2 में बॉइलिंग पॉइंट की बात करें यहाँ पे हम लोग, दोनों में किसी में भी H बॉन्डिंग नहीं होगा। हाइड्रोजन है ही नहीं जो H बॉन्डिंग होगा, और जब हाइड्रोजन नहीं H बॉन्डिंग होगा नहीं तो किस पे डिपेंड करता है? मोलिकुलर वेट पे। मोलिकुलर वेट यहाँ पे Cl2 का। Cl2 का मोलिकुलर वेट ज्यादा, दैट मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा। F2 है हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये फॉल्स हो जा रहा है। S1 S2 S3 तीनों करेक्ट है, ट्रू है वो, जबकि S4 स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि Cl2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। तो आंसर क्या रहता है इसका यहाँ पे? बी, ये सॉरी सी। ट्रू 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 एंड फॉल्स। तो इस तरीके से सोचना था। इसका जो सी वाला पार्ट था MOT से करना था। MOT हम लोग क्लास में कर चुके थे, अब कर सकते थे इसको।
तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है इसमें, H2SO4। तो ओवरऑल केमिस्ट्री का जब फाइनल पेपर भी होता है तो उस टाइम आसानी रहता है, बट एक ही ध्यान रखना करना है कि अभी तो जगह क्लास घर पे ऑनलाइन दे रहे हो, नोट्स वगैरह भी देख सकते हो, बट इसमें देखना है कि अगर नहीं देखे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्कोर है, क्वेश्चन ठीक ठाक ही था। बट ओवरऑल यही करना है कि जब भी पेपर हो तो केमिस्ट्री में स्कोर करेंगे, बस लेक्चर नोट्स को रिवाइज करो तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। 7 की बात करते हैं, हम लोग क्लास में किया इस टाइप का H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इट हैज हाइयर बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी। बिल्कुल बोल सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका, ज्यादा रहेगा, क्योंकि H2SO4 में क्या हाइड्रोजन भी है, और वो हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से, दैट मींस इसमें H बॉन्डिंग हो पाएगा, और H बॉन्डिंग अगर हो पा रहा है दैट मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी दोनों ज्यादा रहेगा। सेकंड में देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ इन इट्स बाइवेलेंट आयन। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। बाइवेलेंट आयन बोलने का मतलब क्या है, तो बाइवेलेंट आयन दैट मींस दोनों H जो रिप्लेसेबल हो सकता है यहाँ पे है, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसको क्या लिख लोगे, H डबल बॉन्ड O, और ये दोनों O माइनस यहाँ से O माइनस बन जाएगा H प्लस बाहर जाने के बाद। तो दो नेगेटिव वाला, इसी को क्या बोला जा रहा है इसमें, बाइवेलेंट आयन। अब इसमें देखना कि जो बॉन्ड लेंथ रहेगा, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, वो सब इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस का प्रोसेस होता है, तो डबल बॉन्ड इसमें डीलोकलाइज होता है, यहाँ पे है। एक्चुअल में क्या होता है, एस ओ, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो रियल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, -1/2, ये तो चार्ज आ गया, बट जो बॉन्ड लेंथ होगा सबका इक्वल होगा, ऑल एसओ बॉन्ड लेंथ आर इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस। तो सबका बॉन्ड लेंथ यहाँ पे इक्वल होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस का प्रोसेस होगा जब ये बाइवेलेंट आयन बन चुका है। सर हाँ बताओ। सर वो फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे सही है? तो देखो उसमें एज कंपेयर टू, वहां पे ये सोचना है कि इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी। वैसे कंपेयर किसी से, वैसे क्वेश्चन में क्लियर करना चाहिए था कि किससे कंपेयर कर रहे हो, जो कि बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा है, बट इन जनरल यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कनेक्टेड है, इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसका H बॉन्डिंग हो सकता है, देखिए O, यहाँ पर भी H बॉन्डिंग कर पाएगा ये OH। तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और जहां कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसमें भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। दैट मींस हम बोलना कि ये सल्फ्यूरिक का क्या होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, दैट मींस विस्कोसिटी भी, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होता है, विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगा, वो सही स्टेटमेंट है। ये सोचना था कि H बॉन्डिंग होता है वहां पर। सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, टू टाइप्स का बॉन्ड लेंथ नहीं आ रहा है, सबका इक्वल एक ही टाइप का बॉन्ड लेंथ है इसमें। थर्ड वाले में पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व्ड, सही स्टेटमेंट है यहाँ पे। ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और एक s3p हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, दैट मींस 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। तो जो दोनों पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो बोथ पाई बॉन्ड आर p पाई एंड d पाई। यहाँ पे दोनों जो बॉन्ड है यहाँ पे पाई बॉन्ड, बोथ पाई बॉन्ड्स आर, ऑक्सीजन का हमेशा p यूज होगा और सल्फर का क्या यूज होगा, d, तो p पाई d पाई, बिल्कुल इसमें p पाई d पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। सल्फर है सेम हाइब्रिडाइजेशन दैट इज बोरॉन इन डाइबोरेन, सही स्टेटमेंट है। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा है इसमें, sp3, और डाइबोरेन में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा था, वो भी sp3, बनाना बॉन्डिंग टाइप का जो आ रहा था वहां पे। ये सब सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ रहा था। यहाँ पे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा था, sp3। बोला जा रहा है करेक्ट कौन सा है इसमें, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड फोर्थ करेक्ट है, दैट मींस आंसर सी आ जाता, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है? इसमें इस तरीके से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो ये सब एडवांस का एक एक क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, ऑप्शन एक एक ऑप्शन वहां पे।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिक्कत है तुम लोगों को? बोला जा रहा है कि लिस्ट वोलाटाइल। मैंने यही क्वेश्चन कराया हुआ है कि HF, HCl, HBr, HI बॉइलिंग पॉइंट्स में सबसे ज्यादा किसका आ रहा था? HF का। HF देन HI, देन HBr, देन HCl। इसमें H बॉन्डिंग का इसका सबसे ज्यादा, और इन तीनों में कहीं चेक कर रहे थे हम लोग इसमें मोलिकुलर वेट से। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है उसका जस्ट उल्टा वोलेटिलिटी। रिलेशन वो क्लास में लिखे हुए हैं। तो वोलेटिलिटी मतलब प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है उसका जस्ट उल्टा। HCl, HBr, HI, HF। तो लिस्ट वोलेटाइल कौन सा आ जाता है यहाँ पे? HF। बस इतना ही करना था। वोलेटिलिटी मतलब प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो इजिली वोलेटाइल नहीं होगा, उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। वोलेटाइल मतलब वो वेपराइज हो सके वहां पे। तो दैट मींस जो वोलेटिलिटी होगा इसके साथ रिलेशन क्या रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही याद रखना था इसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे पार्ट 2 पे है। पार्ट 2 में एक ही क्वेश्चन है। मेरे को डाउट हो तो उसमें बताओ। सर I नंबर। आई नंबर में देखो HCO3 माइनस, उसमें भी H बॉन्डिंग हो पाएगा। HO डबल बॉन्ड O माइनस। और बताओ G वाला भी देख लेते हैं उसको भी। G और I, तो I की बात करें उसमें हम लोग यहाँ पे है HOC डबल बॉन्ड O माइनस। ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे HCO3 माइनस आयन का। अब यहाँ पे H किससे कनेक्टेड है? ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। दैट मींस H बॉन्डिंग हो पाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है कोवलेंटली, इसका जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे है लाइक C डबल बॉन्ड O, OH O माइनस, यहाँ पे H बॉन्डिंग हो पाएगा। इसमें H बॉन्डिंग पॉसिबल है। G वाले में BOH थ्राइस बोरिक एसिड है वो। BOH थ्राइस लिखने का मतलब क्या है? H3BO3 लिख लो इसको। और यहाँ पर भी जो बोरान आ रहा है सेंट्रल एटम OH OH OH। अब इसका जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे है इंटरमोलिकुलर टाइप का, दैट मींस इसका दूसरा मॉलिक्यूल BOH, यहाँ पर H बॉन्डिंग हो पाएगा इसका। तो दोनों केस में H बॉन्डिंग हो पाएगा। बोरिक एसिड में भी, यहाँ पर भी क्या हो? इंटरमोलिकुलर, इसमें भी इंटरमोलिकुलर। दोनों केस में इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होगा। सर इंटरमोलिकुलर मतलब इसका खुद का दूसरा मॉलिक्यूल ले लेना था वहां पे। और किसी पार्ट में दिक्कत हो? सर हाँ बताओ। सर वो पहले में इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग भी हो सकता है ना? इंट्रामोलिकुलर कब कराओगे? यहाँ पे अगर इंट्रामोलिकुलर कराते भी हो, मैंने क्लास में क्लियरली लिखा रखा है कि ये H, अगर ऐसा सोचते हो इसमें COH O माइनस, यहाँ पर ऐसे कराते हो, यहाँ पर भी कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? यहाँ पे 4 मेंबर का रिंग बन रहा है। लेकिन इंट्रामोलिकुलर फॉर्मेशन के लिए, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के लिए रिंग का साइज क्या होना चाहिए? 5 5 और और 6। 5 और 6। ये तो 5 और 6 जा ही नहीं रहा। दैट मींस यहाँ पर भी इंट्रा नहीं हो पाएगा, इंटर ही होगा। क्लियर है? तो 3 और 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल होता है तो बनता ही नहीं। इसमें इंट्रा नहीं हो पाएगा, इंटर रहेगा। इंट्रा के लिए 5 और 6 मेंबर का रिंग होना चाहिए। सर। यस सर। हाँ सर वो आपने क्लैथोरेट्स वाला पढ़ने बोला था ना, तो उसमें जो हेलोजन में ट्रैप्ड होते हैं उन्हें क्लैथोरेट्स बोलते हैं, या फिर जो आइस होता है उसको क्लैथोरेट बोलते हैं? उसमें जो टर्म आ रहा है वहां पे, अगर देखोगे अपने बुकलेट में जो लिखा गया वहां पे, तो मेनली किस में आता है? वो जेनॉन वाले केस में। वहां भी बोला जा रहा है कि जो कंपाउंड्स बनता है वो कंपाउंड्स को बोलते हैं क्लैथोरेट्स कंपाउंड। वहां पे जो कंपाउंड्स बनता है सच कंपाउंड्स, इसमें देखोगे वहां पे लिखा हुआ भी है, थ्योरी पार्ट देखोगे उसमें सर जो मतलब मेनली जेनॉन के केस में इनर्ट गैस में आता है जेनॉन और गैसियस आइस बिकॉज जो ऑफ। हाँ बताओ। जेनॉन और आइस जो कंपाउंड बनेगा वो क्लैथोरेट होगा क्या? बिल्कुल, वो कंपाउंड जो ओवरऑल बनता है वो क्लैथोरेट होता है। अलग अलग तो दोनों का अलग अलग नेम है ही। अब जो दोनों कंपाउंड बन गया एक साथ उसको क्लैथोरेट बोल रहे हो आप। यस। तो ठीक है, बाकी लोगों का भी ये दो डॉट था G एंड I, जो और बता रहे चैट बॉक्स में। आई थिंक दोनों G एंड I लोग क्लियर कर चुके हैं कि I में भी क्या होगा? इंटरमोलिकुलर।
और जी में भी क्या रहेगा वहां पे इंटरमोलिकुलर, दोनों के केस में एच बॉन्डिंग हो पाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। बताओ पार्ट 3 में क्या क्या डाउट है। 2 का एडी, 4 का सी, 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 5 भी है। 5 का, चलो 5 का बी बहुत लोगों का, 5 का सी, चलो 5 देख लेते हैं पूरा ही। 5, 6 भी है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो नहीं, किन्हीं का डाउट हो गया है। 5th का सारे ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, कभी अलग अलग डाउट है। 5th का सारा ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। 2 का एडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया तुम लोगों से, बाकी है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है कि इसमें दो एक कंपाउंड है NaBH4। इसका जो नेम भी होता है इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और इसका जो एक और पार्ट है लास्ट वाला, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiLH4, इसका भी नेम क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो नेम भी पता हो इसका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है इस दोनों कंपाउंड का, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4। अब यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, अब इसमें जो सोडियम क्या मेटल और बोरन तुम्हारा क्या आता है, उसमें नॉन मेटल कैटेगरी में आ जाता है। Na+ और BH4-, ये बेसिकली आयनिक बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली लिथियम मेटल एल्युमिनियम, यहाँ पर दोनों मेटल आ रहा है, फिर भी यहाँ पे लिथियम और मेटालिक कैरेक्टर का, जिसमें क्या होता है Li+ LH4-। अब जब Na+ और BH4- आ गया, ये तो कैटायन आ गया, सिंगल एटम आ गया। इसमें तो ऑक्टेट रूल फॉलो देखना ही नहीं है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करा या नहीं कर रहा है। और Li+, ये भी तो यहाँ पे एक सिंगल आयन आ गया, यहाँ पे कैटायन। इस दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है, दोनों को पहले ब्रेक करके इस टाइप से सोचते हैं। देन फिर BH4- का सोचते हैं कि BH4- के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो बोरन सेंट्रल एटम, बोरन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड कितना बना रहा है 4, -4। और 4 बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस एक नेगेटिव चार्ज आता है, ये BH4। अब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखोगे बोरन के पास, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली LH4- का भी LHH, एल्युमिनियम का भी इलेक्ट्रॉन 3, एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे 4 बॉन्ड बना सकता है वो। यहाँ पर भी एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, जो सेंट्रल एटम है उसमें बोरॉन एंड एल्युमिनियम दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज नहीं है। क्लियर है यहाँ पे है, ये दोनों जो आ रहा है A एंड D, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज नहीं आ रहा है, क्योंकि Li+ तो आयंस आ गया, ये अलग हो गया, Na+ अलग हो गया। अब जो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था, जो बोरॉन और एल्युमिनियम, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्लास में भी किए हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग 1 में ही। उसका मेनली ए पार्ट NH4Cl। NH4Cl का पहले स्ट्रक्चर सोचना है, ये भी कैसा कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड है, NH4+ और Cl-, अमोनियम क्लोराइड है, NH4+। अब NH4+ की स्ट्रक्चर की बात करोगे तो एक्चुअल में NH4 बनता कैसे है, तो अमोनियम NH3,
यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा अमोनिया के पास और H+, तो NH3 और H+ जब आपस में कंबाइंड होता है देन फिर ये क्या बनता है यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड। दैट मींस ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू H+ को। यहाँ पर भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है H+ को, दैट मींस ये NH4+ बन रहा होगा। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है इस तरीके से। क्लियर है? यहाँ पे NH4Cl में भी आयनिक बॉन्ड भी है, NH4+ Cl- के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन जा रहा है यहाँ पे, और कोवैलेंट बॉन्ड भी है इसमें। इसमें तीनों टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर है उसमें? तो थर्ड Yes. का इसमें यही ऑप्शन आ रहा था, और तो किन्हीं का डाउट है नहीं उसमें, तो थर्ड का ये हम लोग देख चुके हैं। तो ठीक है इसमें, हाँ बताओ। सर लिथियम तो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही आयोनिक कंपाउंड बनाता है ना, बाकी सारे उसके कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। लिथियम सिर्फ किसके साथ आयनिक बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ लिथियम हाइड्राइड ही आयोनिक कंपाउंड होता है ना उसके कंपाउंड्स, बाकी सब कोवैलेंट होते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिथियम का बहुत सारा LiCl आ गया, ये किस नेचर का रहेगा? ये भी आयनिक रहेगा, Li+Cl-, LiF आ गया, Li+F-। लिथियम मेटल है तो नॉन मेटल के साथ तो क्या बनाएगा वो? आयनिक कंपाउंड बनाएगा ही। लिथियम जितना भी है आयनिक कंपाउंड तो जनरली बनाएगा ही, और मेटल है तो ये जनरली कोवैलेंट नहीं बनाता यहाँ पे लिथियम। वो सब क्या बनाएगा जनरली? आयनिक। तो आयनिक तो बनाएगा ही वो। बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो, एक मेटल लिथियम लो, दूसरा कोई भी ले सकते हो, वो तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। बाकी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ये अलग है। तुम लोग शायद एस ब्लॉक पढ़ रहे होगे, अभी सर पढ़ा रहा हूँ एस ब्लॉक। हैं। यस उसमें सर। एक उसमें एक रहता है कि कोवैलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 5 नेक्स्ट क्लास से वही चीजें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक रूल भी आता है, फाजान्स रूल के बेसिस पे कोवैलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर हम लोग बताते हैं, तो चीजें अभी आएगा वहां पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का C&D ऑप्शन सब लोगों का है, देख लेते हैं उसको। और का ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन इथेनॉल। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH2OH CHOH CH2OH। और इथेनॉल का तो पता है CH3, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। बोला जा रहा है कि ग्लिसरॉल का विस्कोसिटी क्या वहां पे ज्यादा हो। हम लोग पढ़े हुए हैं कि विस्कोसिटी, अगर हम एक रिलेशन देखें यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेशन क्या होता है विस्कोसिटी का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इवन मैंने क्लास में लिखा हुआ है कि जहां कहीं भी इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होगा उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी दोनों इंक्रीज करता है। यहां पर देखना है, इसमें भी इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होगा, इसमें भी इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होगा, बट इसमें एक ही OH प्रेजेंट है, जबकि इसमें दो तीन तीन OH प्रेजेंट है। तो जितना ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसमें स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा होगा। और इसमें स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगा, मोर नंबर ऑफ OH ग्रुप होने के कारण, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी ज्यादा रहेगा और विस्कोसिटी वो भी ज्यादा रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी दोनों ग्लिसरॉल का ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ OH ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट है इसमें। यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे जिससे कि स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग। हाँ बताओ सर। मॉलिक्यूलर वेट से भी जा सकते हैं ना? बिल्कुल, मोलिकुलर वेट से भी जा सकते हो, बट बेसिक लॉजिक ये भी है इसमें, इसमें OH ग्रुप है, एक ही OH है, इसमें तीन तीन OH है, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग काफी ज्यादा हो जाता है। इसके दो मॉलिक्यूल के बीच में ये तीनों OH H बॉन्डिंग बनाएगा। दैट मींस एग्जैक्ट दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं इसका, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में तीन तीन H बॉन्डिंग बनेगा, लेकिन इसके दो मॉलिक्यूल में एक ही H बॉन्डिंग आएगा। दैट मींस स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग इसमें काफी कम रह जाता है और इसका काफी ज्यादा हो जाता है। बाकी मेन लॉजिक यही है, बाकी मोलिकुलर वेट से भी सोच सकते हो, बट मेन रीजन इसका H बॉन्डिंग वाला है, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग इसमें ज्यादा रहेगा। डी ऑप्शन, अमोनिया इज मोर इजिली लिक्विफाइड देन HCl
ड्यू टू H बॉन्डिंग इन NH3। सही स्टेटमेंट है ये भी। ऐसा कुछ हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में पढ़े हुए थे, वही पार्ट है इसमें। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में अगर देखोगे वहां पे वो लिखे हुए थे जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग या ओवरऑल स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है वो इजिली लिक्विफाई हो पाता था। अमोनिया इज मोर इजिली लिक्विफाइड देन HCl ड्यू टू H बॉन्डिंग इन NH3। अब एक पॉइंट अगर जाकर के देखोगे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन में जाकर के एक बार देखो एक पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स में पढ़े हुए थे। सर वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लिक्विफाइड में होके गैस में कन्वर्ट होते हैं ना। बिल्कुल, तो वहां पर जो लिक्विफाइड हो रहा था तो जो डायपोल डायपोल हम लोग पढ़ते हैं देखिए HCl और यहाँ पे HF और HF, इसमें भी तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो रहा होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसमें भी तो वही डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ही होता है। बट यहाँ पे इसमें भी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, दोनों में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। बट नीचे वाले केस को हम मोर स्पेसिफिक क्या बोल लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको क्या बोल लेते हैं, H बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें फ्लोरीन प्रेजेंट है और इसमें कोई भी H बॉन्डिंग नहीं होता है। इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं वहां पे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट मींस डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। और यही क्या आ गया इसमें H बॉन्डिंग। तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन मतलब H बॉन्डिंग जो होता है ये बोल सकते हो कि H बॉन्डिंग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन का ही पार्ट है वो। बट जब फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, तो वहां पे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ना बोल के क्या बोल लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों एक ही केस है। इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, अमोनिया इज मोर इजीली लिक्विफाइड देन HCl ड्यू टू H बॉन्डिंग इन NH3। तो NH3 में H बॉन्डिंग हो पाता है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का केस है, और जब H बॉन्डिंग हो पाएगा तो इजीली लिक्विफाइड हो पाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो पाता है ओवरऑल, मतलब H बॉन्डिंग ज्यादा हो पाएगा NH3 में। तो डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, चेक कर लोगे उसमें, तो D, C एंड D बोथ करेक्ट आ रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में चेक करना था, देखते बहुत लोगों का डाउट था 5 में, बाकी क्वेश्चन आसान था, 5 6 दोनों चेक ही करना है, देख लेते हैं उसको। देखो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता इस बारे में, बट लॉजिकल जितना हम लोग क्लास में पढ़े उसी बेसिस पे सोचना रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो सबसे पहले फास्फोरिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर पता हो, H3PO4, यही फास्फोरिक एसिड है। अब यहाँ पे P, टेस्ट में शायद एक क्वेश्चन भी था ऐसा, शायद रहा होगा उसमें कि H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड में कितने H फास्फोरस एसिड डायरेक्टली कनेक्टेड है, पेपर अगर देखे होगा उसमें। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए तुम्हें स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा इसका। तो जितना भी मैंने क्लास में स्ट्रक्चर ड्रॉ कराया हुआ है वो स्ट्रक्चर रिवाइज करते रहो वो याद रह पाएगा तुम्हें। P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। इसके फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। देखो सोचने का तरीका क्या, ये स्ट्रक्चर पता हो गया, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है इसमें, चेक करके बताओ सब लोग। sp3 sp3 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है फास्फोरस के अराउंड, 1 2 3 4, और 4 सिग्मा बॉन्ड विथ 0 लोन पेयर, दैट मींस स्टेरिक नंबर 4, तो वो क्या आ जाएगा sp3। और जैसे ये sp3 आ गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, इस फास्फोरस का एक s और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो गया, तभी ये बना होगा sp3। और जब एक s और 3 p हाइब्रिडाइज हो गया तो प्योर कौन सा बचा, इसके पास d बचा होगा, क्योंकि एक s और 3 p होता है, तीनों p चला गया हाइब्रिडाइजेशन में। और हम लोगों को पता है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से। यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड बन रहा होगा, इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में फास्फोरस का कौन सा यूज हुआ होगा ऑर्बिटल, D, दैट मींस, और ऑक्सीजन का तो P, इसमें p पाई d पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। एक ही जो बॉन्ड है वो कैसा है, p पाई d पाई। अब इसमें बोला जा रहा है कि p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट। p पाई d पाई बॉन्ड तो है, बट इसको लोग बैक बॉन्डिंग नहीं बोल सकते यहाँ पे। इसमें जो p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग आ रहा है इसमें यहाँ पे है, मुझे चेक करना होगा इसमें p पाई d पाई। सर करेक्ट दिया हुआ है। करेक्ट है सर, बैक बॉन्डिंग होगा ना, d ऑर्बिटल वैकेंट।
मैं इसमें बोल सकता हूँ पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन ओ एंड पी। देखो ये अलग केस है, फिर पी पाई डी पाई बॉन्ड है, ये अलग केस है, इसमें ये पाई बॉन्ड होगा पी पाई डी पाई। अब यहाँ पे देखना, वैसे क्वेश्चन का मीनिंग वही है इसमें कि पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन ओ एंड पी। बाकी आप दूसरे रीजन से यहाँ पर देखोगे, इस ऑप्शन के पास जो लोन पेयर है यहाँ पे, अभी भी फास्फोरस का ठीक है यहाँ पे अभी भी, लेकिन डी वैकेंट रहता है यहाँ पे फास्फोरस का। एक ये पाई बॉन्ड और बना सकता है यहाँ पे, इधर से बैक बॉन्डिंग कर पाएगा ये अलग पी पाई डी पाई बॉन्ड है, ये बैक बॉन्डिंग वाला नहीं है उसमें। बट ये जो ऑप्शन का लोन पेयर होगा, जो एडिशनल पाई बॉन्ड बन सकता है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन के पास लोन पेयर, तो ये बैक बॉन्डिंग हो पाएगा। बिल्कुल ये भी हो सकता है, यहाँ पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। बट ये डिफरेंट केस था पी पाई डी पाई वाला। नेक्स्ट है इसमें बी में, द एनाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। सही है वो भी। एनाइन बनाने का मतलब क्या था, तीनों H प्लस को बाहर कर, तीनों H को बाहर कर दो। वैसे भी जानते हैं कि ये कैसा बेसिक होता है, ट्राई बेसिक, पी डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस। और यहाँ पे अब ये रेजोनेंस हो पाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, दैट मींस ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है यहाँ पे है। बाकी जो केमिकल बॉन्डिंग फाइल में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 लेक्चर लगता है, और उसके बाद फिर हम जब जीओसी पे आएंगे, ये चीजें रेजोनेंस को डिटेल में पढ़ना रहता है वहां पे। बट अभी इतना याद रखना है, ये डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, दैट मींस रेजोनेंस हो सकता है। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका सोच के बताओ तुम लोग। 4। सही है बिल्कुल। इसमें नंबर ऑफ आरएस कितना बन जाता है, 4। एक ये पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो टोटल 4 बनेगा। तो ठीक है, ऑप्शन इट इज डाइबेसिक एसिड। रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बट ये डाइबेसिक एसिड नहीं है। ये कैसा एसिड रहेगा, ट्राइबेसिक, क्योंकि 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, दैट मींस वो क्या हो जाएगा, ट्राइबेसिक। सर वो फर्स्ट ऑप्शन, हाँ बताओ। फर्स्ट ऑप्शन में 3p पाई चाहिए था ना। इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन ओ एंड पी। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग आ रहा है, इधर से भी करेगा, इधर से भी करेगा। यहाँ पे पी पाई और इसका डी ऑर्बिटल इधर से भी रहेगा, बट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें नंबर नहीं पूछा जा रहा है कि कितना आएगा। तीनों तरफ से ये बैक बॉन्डिंग हो सकता है, इधर से भी होगा, इधर से भी बैक बॉन्डिंग होगा, इधर से भी बैक बॉन्डिंग होगा, तो तीनों साइड से बैक बॉन्डिंग हो सकता है। इसमें सिर्फ पूछा जा रहा है कि पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग है या नहीं है, तो बिल्कुल हो आ रहा है वहां पे, पी और ओ के बीच में बैक बॉन्डिंग आ रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के बैक एंड डी ऑर्बिटल के साथ। नंबर पूछा जाता तो तीनों ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, ये बैक बॉन्डिंग में। सी ऑप्शन में है, सी तो आ ही गया, वो क्या रहेगा इसमें, ट्राइबेसिक, डाइबेसिक नहीं है। डी ऑप्शन में, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स मेक इट विस्कस लिक्विड सिरपी। सही है उसमें वहां पे। डी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट रहेगा, क्योंकि डी ऑप्शन में H3PO4 है, तो यहाँ पे H से ऑक्सीजन कनेक्टेड, दैट मींस H बॉन्डिंग हो पाएगा इंटरमोलिकुलर। और जब H बॉन्डिंग हो रहा है, तो H बॉन्डिंग के कारण विस्कोसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। जो मॉलिक्यूल्स ओवरऑल विस्कस बन पाता है, तो विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा। तो डी भी क्या आ रहा है उसमें, वहां पे करेक्ट है। तो चेक कर लो जो भी है, इसमें सिर्फ सी के अलावा है, सी नहीं आएगा, डायबेसिक नहीं है, बाकी ए बी डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ लोगों को डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेप पे क्वेश्चन मैंने क्लास में बताया भी था, चलो देख लेते हैं फिर भी। क्वेश्चन नंबर 6 में अब देखने के सबसे पहले करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग, यहाँ पे NH N के साथ दिखाया हुआ, और कंपेयर किससे कर रहा है, NH ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखना है कि जो डिफरेंस होगा वो तो सेम है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। और यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन पे रहा होगा, और यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन पे। तो ऐसा कुछ मैंने क्लास में एक स्टेटमेंट लिखाया हुआ था
कि दोनों में से लोन पेयर मोर स्टेबल कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर मोर स्टेबल या नाइट्रोजन पे है? ऑक्सीजन। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बिल्कुल सही, जो कि क्या है, ऑक्सीजन है। दैट मीन्स ऑक्सीजन पे मोर स्टेबल होगा। और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर वो क्या है, लेस स्टेबल है। और नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर लेस स्टेबल है, दैट मीन्स ये अपना इलेक्ट्रॉन पे इजीली डोनेट कर देगा, इसके साथ ज्यादा अट्रैक्शन हो पाएगा। और यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग फर्स्ट वाले का इसी का ज्यादा रहेगा, क्योंकि लोन पेयर लेस स्टेबल है। दैट मीन्स इजीली अट्रैक्ट हो पाता है इस एच के साथ, जबकि ऑलरेडी ये मोर स्टेबल ऑप्शन पे लोन पेयर है, इजीली अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बी की बात करें तो बी में भी क्या सोचना था, इस तरीके से देखना है। बी में बी वाले की बात करें, वहां पे एफ एच और नाइट्रोजन दे रखा है वहां पे, और दूसरा जिसमें कंपेयर करना है ओ एच। इसमें कैसे कंपेयर करोगे, कोई बताओ इसमें सोच के, किसका क्या लॉजिक है? FH and OH। पार्शियल पॉजिटिव एंड सही है, मतलब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एन तो इधर भी है, इसके पास भी लोन पेयर है, बट यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किसमें डेवलप होगा, एफएच के केस में, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और डिफरेंस अगर ज्यादा है, दैट मींस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप हो पाएगा यहाँ पे एज कंपेयर टू दिस। और यहाँ पे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, दैट मींस ये ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएगा यहाँ पे। दैट मींस ये भी करेक्ट ऑर्डर है यहाँ पे। क्लियर है? वहां पे सी की बात करें तो सी में तो एच बॉन्डिंग होता ही नहीं है वहां पे, तो नहीं हो पाएगा, क्लोरीन एच बॉन्डिंग सो ही नहीं करेगा। और डी की बात करें वहां पे, तो डी में OH और F और OH और F, वहां पर भी जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन पे लोन पेयर, वही सेम लॉजिक, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन पे लोन पेयर डी वाले ऑप्शन में, ऑक्सीजन का लोन पेयर लेस स्टेबल और फ्लोरीन का लोन पेयर मोर स्टेबल। फ्लोरीन पे लोन पेयर है, तो फ्लोरीन पे जो लोन पेयर है तो वो मोर स्टेबल, और ऑक्सीजन का लोन पेयर लेस स्टेबल, दैट मींस वो इजीली अट्रैक्ट होगा। तो डी भी इनकरेक्ट है, सी तो होगा ही नहीं करेक्ट, वहां पे क्लोरीन दे दिया गया है। आई थिंक इसका आंसर ए और बी होगा, चेक कर लो, ए और बी आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यस सर। तो ठीक है, पार्ट 4 की बात करें हम लोग इसमें। पार्ट 4 बताओ, उसमें कुछ डाउट हो पार्ट 4 में? पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, 6 का ऑप्शन गलत है, चेक कर लेते हैं। तो 3 एंड 4 देख लेते हैं पहले पार्ट 4 में। सिक्स का ऑप्शन चेक कर लेता हूँ मैं, 6 में क्या है ऑप्शन, जो भी रहेगा। फर्स्ट कंप्रीहेंशन में थर्ड देख लेते हैं, 3 4 वही है, तो कंप्रीहेंशन फर्स्ट में ही थर्ड है वो। तो ठीक है, मेनली इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 डाउट है सब लोगों का, और ऑप्शन 6 का मैं चेक कर लेता हूँ क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, ब्रिजिंग बिटवीन इज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ बॉन्ड। चलो देख ले वो थियरी, हम लोग क्वेश्चन 3 पे आते हैं डायरेक्टली। In B2H6 molecule is dissolved in tetrahedron furan, which atoms each are having changes of the hybridization with respect to reactant and final product of the process given. तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें, इसको याद रखना पड़ेगा। तो मैं ये स्ट्रक्चर क्या होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का, शॉर्ट में बोलते हुए इसको THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। पहले ये चीजें याद रखना है। तो मैं
5 मेंबर रिंग है, बीच में एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होता है यहाँ पे, और इसको क्या बोलते हैं, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अब इसका बोला जा रहा है कि B2SX मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और B2SX जो डाइबोरेन है, इसका मोनोमर क्या होता था, इसका जो मोनोमर होता था वहां पे वो क्या होता था, BH3। BH3 का ही डाइमर होता था B2SX, तो इसका मोनोमर आ जाता BH3। अब होता क्या इसमें, जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अब देखो BH3 की बात करें यहाँ पे हम लोग, काफी अनस्टेबल भी होता है BH3। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि BH3 में बोरॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दैट मींस ये जो THF में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, इसका एक ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ पे इस तरीके का बॉन्डिंग बना लेगा। क्लियर है यहाँ पे है, बेसिकली बोल सकता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या आ रहा है यहाँ पे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नेम क्या होता था, डेटिव बॉन्ड। ये डेटिव बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे बी क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे है, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट लेविस था। एसिड, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये लिविस एसिड, और ये क्या है, लिविस बेस। टेक्निकल वर्ड में बोलो, अगर वो चीज क्लियर है, लिविस एसिड लिविस बेस, तो उस टाइम में बोल सकते हो कि लिविस एसिड और ये लिविस बेस आ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि B2S6 ये डाइबोरन हो गया, BH3 इसका मोनोमर होता है। तो जब भी डाइबोरन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो अपने मोनोमर के फॉर्म में रिएक्ट करेगा वहां पे, क्योंकि ये BH3 जो है अनस्टेबल होने के कारण ये डाइमर बनाता है। लेकिन जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ये डाइबोरन, वो BH3 के फॉर्म में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वहां पे। और रिएक्शन में अगर BH3 के फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। क्वेश्चन को ऐसे रीड करो एक बार, क्या है, द B2S6 molecule dissolved in tetrahydrofuran, which atoms each are having changes of hybridization with respect to reactant and final product। तो रिएक्टेंट तुम्हारा स्टार्टिंग में ये था, स्टार्टिंग में देखो जब मान लो कि अभी बॉन्ड नहीं बना रहा था, यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर था, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो टोटल स्टेज नंबर क्या आ जाएगा, 4। और स्टेज नंबर 4 दैट मींस sp3। क्लियर है इसमें। और यहाँ पे बोरॉन का क्या रहेगा इसमें, चेक करो, sp2, यहाँ पे बोरॉन का sp2। जबकि फाइनल प्रोडक्ट की बात करें, और कार्बन कहीं से चेंज नहीं हो रहा, इसमें जो कार्बन है वो उसका हाइब्रिडाइजेशन कहीं से भी चेंज नहीं होता, वो एडिटी रहता है उसमें कार्बन। मेनली रिएक्शन में कौन पार्ट, हाँ बताओ सर। THF में 2 पाई बॉन्ड भी होंगे ना? नहीं, THF में पाई बॉन्ड नहीं होता है, सिर्फ अगर फ्यूरान होता इस टाइप से, इसको बोलते लोग फ्यूरान। और ये क्या है, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ फ्यूरान होगा देन पाई बॉन्ड होगा, और अगर पाई बॉन्ड नहीं है देन वो THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसमें यहाँ पे जो चेंजेस होगा इस केस में, यहाँ पे क्या रहेगा इस केस में, sp2 ऑक्सीजन, कार्बन का तो फिक्स है, वो क्या रहा था वहां पे, sp3 है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन का पहले भी sp3 था, अब जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बना ले रहा है यहाँ पे है इसके साथ, ये क्या होगा इस केस में, यहाँ पे एक sp3 रहेगा। हाँ बताओ, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है ये, अभी भी एक सिंगल बॉन्ड इसको सोचते हैं यहाँ पे, और जब एक सिंगल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के लिए 3 सिंगल बॉन्ड, दैट मींस सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है। बोरॉन का पहले sp2 था, BH3 में बोरॉन का sp2, और अब क्या हो जा रहा है उसमें, वहां पे है जब एक बॉन्ड और आ जाएगा यहाँ पे तो 4 बॉन्ड हो जाएगा। जैसे 4 बॉन्ड होगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बेसिकली आ जाएगा यहाँ पे है, या सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखा रहे हो, कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, दैट मींस sp3। आई थिंक इसमें आंसर क्या है यहाँ पे, हाँ none बताओ, of these है, none of these दिया हुआ है।
डी दिए। अब देखो नन ऑफ दिस दिया हुआ है, इसमें B2H6 के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि B2H6 मॉलिक्यूल में ये डिजॉल्व। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोरन की बात कर रहा है। मैंने तो यहाँ पे देखा था sp2, लेकिन जब रिएक्शन कर लिया तो ये क्या हो गया यहाँ पे sp3, और बोला किसका ज्यादा स्टार्टिंग किसमें है, B2H6, रिजेक्ट करता है BH3, ठीक है, ये sp3 हो गया यहाँ पे है, ये sp3 हुआ है अभी बाद में है, बट स्टार्टिंग में BH3 में ना देख करके मुझे किस में देखना होगा, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ भी है उसमें कि रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट दैट मींस B2H6 की बात कर रहा है। और आई थिंक अब सब लोगों को ये तो याद होना चाहिए कि अगर डाई बोरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो यहाँ पे, इसमें बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। sp3। स्टार्टिंग रिएक्टेंट ये है, फाइनल प्रोडक्ट ये है तुम्हारा, इसमें इसका भी sp3 आ रहा है यहाँ पे, जो कि हम लोग दिखा रहे थे अभी। और कंपेयर जो करके बोला जा रहा है कि बोरॉन का स्टार्टिंग में B2H6, ये भी sp3 आ रहा है, तो दोनों sp3 आ रहे हैं, तो उसमें भी चेंजेस नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा उसमें, डी। B2H6 मॉलिक्यूल डिजॉल्व, B2H6 मॉलिक्यूल को डिजॉल्व किया जा रहा है, दैट मींस स्टार्टिंग में तो यही है, B2H6 में मुझे देखना था यहाँ पे, क्योंकि यही स्टेबल फॉर्म होता है, ये काफी अनस्टेबल फॉर्म होता है BH3, तभी तो ये डाइमर बनाता था, लेकिन जब रिएक्शन करता है तो ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है रिएक्शन, BH3 वाला है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 डाउट था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन इज आर। कौन सा तुम्हें गलत लग रहा है ऑप्शन उसमें, क्या चारों ऑप्शन गलत लग रहा है, इसमें बता कोई 6 ऑप्शन। दो ऑप्शन सेम है। दो ऑप्शन से दो ऑप्शन है, वो आंसर तो नहीं है। सर वो फर्स्ट थर्ड और पी आना चाहिए। फर्स्ट थर्ड एंड पी आना चाहिए, और फर्स्ट थर्ड और क्यू दिया गया है, फर्स्ट थर्ड क्यू। तो ठीक है, उसको किसी एक को करेक्ट कर लोगे, जो भी आ रहा है उसमें, मतलब लॉजिक तो क्लियर है कि किसमें क्या होगा, पार्ट तो आसान सा है उसमें। देखिए O2 की बात करूं मैं, O2 में 1/3 लीनियर रहेगा वो, और बाकी उसमें O2 कैसा रहता है, पैरामैग्नेटिक, तो P आ जाता है उसमें। तुम्हें सोचना क्या है, O2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू MOT, उसी को एक्सपेंड करेंगे, I ही था MOT, तो क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। तो ठीक है, उसको करेक्ट कर लेते हैं वहां पे। सर तो ठीक है, फोर्थ आगे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3 पे आते हैं। सर ठीक है। सर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ एक बिल्कुल 3 4 दोनों था। क्वेश्चन नंबर 4, इन of the dimerization process the achievement of the octet is not the driving force। चलो ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखना कि of the achievement of the octet is not the driving force, इसमें ड्राइविंग फोर्स नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट होना। अब देखो यहाँ पे है क्या कि AlCl3, एक सेकेंड, अब इसमें क्या रहा है यहाँ पे AlCl3 में एल्युमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके पास क्या रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है एल्युमिनियम के पास, लेकिन जब यही ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, ये सॉरी डाइमराइज हो जाता है यहाँ पे, तो डाइमराइज हो जाता है, दैट मींस 2 टाइम्स कर लेते हैं Al2Cl6, और आई थिंक Al2Cl6 का भी मैंने स्ट्रक्चर क्लास में ड्रॉ करवाया हुआ है, AlClCl AlClClCl, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाता है। अब जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो डायमराइज करने का इसका जो मोटिव था, डायमर क्यों बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे जो इसका ड्राइविंग फोर्स है, ऑक्टेट कंप्लीट करवाना चाह रहा है इसको, दैट मींस ये डायमर बना रहा है। ये तो ड्राइविंग फोर्स जो इसका ऑक्टेट ही है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए ही ये डायमर बना रहा है। BeCl2 की बात करोगे इसमें,
इसका भी सेम रीजन है। BeCl2 के बाद यहाँ पे क्या है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये BeCl2 में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसी का जब ये ऑक्टेट कंप्लीट करना अगर चाह रहा है, ये किस में चला जाएगा, BeCl2 पॉलीमर। पॉलीमर बना लेगा ये। और हम लोग जानते हैं कि BeCl2 सॉलिड लिखने का मतलब ही क्या है, वो पॉलीमर में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी क्लास हम लोग कर रखे हुए हैं, और क्लास में इसमें जब जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया वो पॉलीमर टाइप से है। इसमें भी क्या था, BeCl फिर बेरिलियम टाइप के स्ट्रक्चर लोग क्लास में ड्रॉ किए हुए हैं इसमें, ClBCl। एक जो बेरिलियम होता है, दो नॉर्मल बॉन्ड बनाता है और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दूसरे मॉलिक्यूल से क्लोरीन के साथ। यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है जब BeCl2 से BeCl2 सॉलिड बनता है, पॉलीमर बनता है, वहां पे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है बेरिलियम का। दैट मीन इसका भी ड्राइविंग फोर्स क्या है, जो BeCl2 से सॉलिड में जा रहा है उसका भी ड्राइविंग फोर्स ऑक्टेट कंप्लीट होना ही है वहां पे। ICl3 की बात करें यहाँ पे हम लोग, सी ऑप्शन। ICl3 में जो आयोडीन है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सेंट्रल आयोडीन के पास, चेक करके बताओ सब लोग। ICl3 में आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन 10 10 मैंने प्रॉपर शेप भी ड्रॉ कर दिया, टी शेप टाइप का रहेगा इसका। अब इसके जो सोचोगे टोटल 3 तो बॉन्ड बना लिया यहाँ। आयोडीन का इलेक्ट्रॉन 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्डिंग में, दो लोन पेयर बच गया यहाँ पे। दैट मीन्स 1 2 3 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास। इसका ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है, और इसका ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है। ये जो डाइमर बना रहा है I2Cl6, ये ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए डाइमर नहीं बना रहा है यहाँ पे, इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट था यहाँ पे। तो ये बस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ पे डाइमर बना रहा है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना इसका मोटिव नहीं है यहाँ पे, ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका आंसर क्या आता है यहाँ पे है, द अचीवमेंट ऑफ द ऑक्टेट इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स। आंसर थर्ड आया था, सी ऑप्शन। बाकी डी की बात करते हैं तो डी में भी NO2 मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉन NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ही होता है नाइट्रोजन के पास, लेकिन जब वो डाइमर बना लेता है तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 4 तो इस तरीके से सोचना था यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे एक्सरसाइज 3 पे आते हैं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, मतलब उसमें पार्ट 1 में क्या क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 4 7 और कुछ हो बताओ। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 7 जो बचा हुआ वो तो ऑलरेडी क्लास में ही बताया गया है, जो भी क्वेश्चन लोग नहीं पूछ रहे हो। तो ठीक है, 7 का बाकी BC AD भी देख लेता हूँ मैं, सारा ऑप्शन देख लेता हूँ 7 का। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द हाइब्रिडाइजेशन 1:1 कॉम्प्लेक्स ऑफ BCl3 एंड NH3। देखो रीजन क्या यहाँ पे है, NH3 क्या होता है, NH, इसके पास लोन पेयर है BCl3 में बोरॉन के पास टोटल 60 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो बोरॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए
नाइट्रोजन से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट मींस जो BCl3 उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड, और ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। अपना लोन पेयर अमोनिया क्यों डोनेट कर दे रहा है इसको, क्योंकि बोरॉन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, दैट मींस ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे, तो लुईस एसिड और ये लुईस बेस। आगे सोचना यहाँ पे, जब ये हो गया इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बन गया, अब इसमें सोचना था कि नाइट्रोजन का ये जो बॉन्ड बन गया यहाँ पे, अब तो ये हट गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो बॉन्ड बन गया 4, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा यहाँ पे, चेक करो सब लोग, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन sp3, और बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ये भी sp3, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड तो पहले से था, एक बॉन्ड और बन गया, 4 बॉन्ड आ गया, और 4 बॉन्ड हो गया, दैट मींस sp3 इसका भी, तो दोनों sp3, और जब sp3 आ जाता है दोनों का, तो इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा sp3 का, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। sp3 जब भी आ रहा है तो वहां पे ज्योमेट्री क्या आ जाएगा उसका, वहां पे कोई लोन पेयर हो रहा है नहीं, यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा इस केस में, टेट्राहेड्रल। ये भी टेट्राहेड्रल और ये भी टेट्राहेड्रल, तो आंसर चेक कर लेते हैं वहां पे। बेसिकली मोटिव ये था, कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब क्या था कि BCl3 अपना एक लोन पे, BCl3 एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अमोनिया से, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन था, और जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, कंबाइंड हो गया दोनों, देन उसमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना था, इसका भी sp3 इसका भी sp3, और sp3 दैट मींस टेट्राहेड्रल। तो कोई लोन पे आए थे, टेट्राहेड्रल आना है दोनों का। आगे चेक करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, व्हिच वन इज मोर सॉल्युबल इन डाइथाइल ईथर, एनहाइड्रस LCl3 और हाइड्रस LCl3। अब देखना कि डाइथाइल ईथर क्या होता है, इसमें C2H5 OC2H5, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है वहां पे। अब एनहाइड्रस LCl3 और एक है यहाँ पे हाइड्रस LCl3, इसको मैं बोलना हाइड्रस, और ये क्या एनहाइड्रस LCl3। देखो इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो एनहाइड्रस LCl3 है, एनहाइड्रस है, यहाँ पे वाटर का कंटेंट नहीं है बिल्कुल यहाँ पे। तो जो LCl3 है यहाँ पे, एल्युमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पर अभी भी Cl आ जाता है, एल्युमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6, और जब टोटल इलेक्ट्रॉन 6 ही है यहाँ पे, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, तो ये क्या करता है LCl3 जो एनहाइड्रस वाला है, ये डाइथाइल ईथर, ऐसे लिख लो यहाँ पे, ET मतलब इथाइल, ये जो डाइथाइल ईथर है, इससे अब एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, ये सामने लिख लो इसको यहाँ पे इस तरीके से, OET ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डाइथाइल ईथर में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है, उससे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है, और ये रिएक्शन हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ये क्या होगा, एनहाइड्रस LCl3 रिएक्शन हो रहा है, दैट मींस सॉल्युबल है, ये सिंपल सा मतलब है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है इस टाइप से, डाइथाइल ईथर का एक्सेप्ट कर रहा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, दैट मींस ये सॉल्युबल हो पाएगा डाइथाइल ईथर में। लेकिन जो हाइड्रस LCl3 होता है, हाइड्रस का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पे वाटर का कंटेंट है LCl और जब वाटर का भी कंटेंट है यहाँ पे हाइड्रस है, तो हाइड्रस का मतलब ऑलरेडी वहां पे वाटर है, ये ऑलरेडी वाटर के ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया हो, और जब LCl3 हाइड्रस में ऑलरेडी वाटर का ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिया है, ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है यहाँ पे है, दैट मींस ये डाइथाइल ईथर में जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और जब इसका लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, दैट मींस हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रस LCl3 इनसॉल्युबल होगा डाइथाइल ईथर में। क्लियर है लॉजिक, एनहाइड्रस LCl3 में डाइथाइल ईथर का ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाता है, क्योंकि इसके पास वाटर तो है नहीं, किसी का लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हाइड्रस LCl3 में ऑलरेडी यहाँ पे वाटर भी होगा, और जब वाटर होगा यहाँ पे, इसका लोन पेयर एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया होगा, इससे लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा यहाँ पे, दैट मींस इसमें क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, जबकि इसमें सॉल्युबल हो पाता है। इस तरीके से सोचना था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 को चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आगे का भी पार्ट है वो रिएक्शन, जबकि इसमें आ रहा है एल्युमिनियम आ रहा है, बोरॉन आ रहा है, तो जब अभी क्लास में करोगे रिएक्शन बोरॉन फैमिली, पहले तुम लोग बोरॉन फैमिली, यस यस सर। सर। बोरॉन फैमिली और पहली है। अब ये रिएक्शन फिर पता होना चाहिए तुम्हें कि क्या रहेगा वहां पर। कार्बन भी पढ़ लिया। यस सर। कार्बन भी पहली है, यस चलो अच्छी बात है। बोरॉन सर कार्बन नेक्स्ट पहली वीक में 12 शुरू करना है स्वप्निल सर बोले। क्या बोलना है सर? फिजिकल नेक्स्ट वीक में। ओके, फिजिकल में कौन सा पार्ट बचा हुआ? आयनिक इक्विलिब्रियम बचा हुआ है तुम्हारा, वो 12th में होने वाला है सर। आयनिक 12th में होगा, तो ठीक है। मतलब वैसे तो 11th का पार्ट है, बट अगर 12th में होता है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, नहीं केमिकल से कनेक्टेड ही रहता है वो, तो ठीक है जो भी है उसमें। तभी लोग 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करें। यहाँ बोला जा रहा है कि LF3 इज इनसॉल्युबल इन एनहाइड्रस HF। अब देखो होता है क्या इसमें, यहाँ पे जो LF3 है यहाँ पे है, बोला जा रहा है कि इसमें HF के साथ क्या इनसॉल्युबल है, जबकि जो LF3 है वो KF के साथ सॉल्युबल है। क्वेश्चन पोलैरिटी तो यही बोला जा रहा है। When little KF is added to the compound, it becomes soluble. तो LF3HF में क्या होता है? इनसॉल्युबल। इसका रीजन ये है कि HF H प्लस और F माइनस में ब्रेक नहीं हो पाता। ये कैसा बॉन्ड है? H और F कोवैलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पे, और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है यहाँ से, है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ही है। इसमें कहीं से भी F माइनस फ्री नहीं हो पाता, ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करता ही है। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पे, और जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा साथ में H बॉन्डिंग भी रहता है, यहाँ से F माइनस फ्री नहीं हो पाता है। जबकि KF में आयनिक बॉन्ड है, K प्लस और F माइनस, दैट मींस यहाँ पे F माइनस इजीली अवेलेबल रहता है, यहाँ पे F माइनस, और यही F माइनस अब LF3। अब LF3 में भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है एल्युमिनियम के पास? टोटल इलेक्ट्रॉन 6 ही है, और टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 6 ही है यहाँ पे, ये F माइनस को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? ये LF4 माइनस। अगर एक F माइनस आता है तो LF4 माइनस, F माइनस का 3 मॉलिक्यूल्स अगर एक साथ आता है यहाँ पे 3F माइनस, तो LF6 3 माइनस भी बना सकता है यहाँ पे। LF6 3 माइनस भी बना पाएगा, या फिर एक ही F माइनस आता है तो LF4 माइनस, दोनों पॉसिबल है। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये है कि LF6 3 माइनस और LF4 माइनस, ये दोनों बन सकता है यहाँ पे है, और ये LF3 KF से F माइनस को एक्सेप्ट कर सकता है। दैट मींस KF में क्या होता है? वो सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबल का सिंपल सा मतलब रिएक्शन हो रहा है, तो HF से F माइनस बिल्कुल नहीं मिलेगा फ्री स्टेट में, जबकि KF में F माइनस बिल्कुल फ्री स्टेट में मिल पाता है, और वही F माइनस इसके साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। दैट मींस वो सॉल्युबल है। आगे बोला जा रहा है इसमें कि ऑन एडिशन ऑफ BF3 LF3 इज प्रिसिपिटेड। अब जब इसमें, अब इस कंपाउंड में या दोनों में से किसी की बात करें यहाँ पे, तो LF6 3 माइनस जो आ रहा है यहाँ पे, अब इसमें अगर BF3 को ऐड कर दिया जाए, इसमें अगर BF3 को ऐड कर दिया जाए, तो बोला जा रहा है कि ये फिर से क्या यहाँ पे, क्या इसी की बात कर लेते हैं? यहाँ पे दोनों सेम है, वहां पे एक्सेस में रहता है देन ये बनता, नहीं तो फिर यही बनेगा। अब इसी में क्या करो? BF3 का रिएक्शन करा दो इसका। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि BF3 और LF3, थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे है, आगे का भी कुछ पार्ट यूज होगा, ध्यान से देखोगे। LF3 और BF3, तो BF3 और LF3 दोनों के पास, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन है कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, तो सोचना यहाँ पे। इन दोनों में से जो BF3 है वो अच्छा लिविस एसिड होता है, ये इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन को इजिली एक्सेप्ट कर पा रहा है, ये क्या होगा? अच्छा लिविस एसिड होगा, गुड लिविस एसिड होगा। गुड लिविस एसिड किससे कंपेयर करें? एज कंपेयर टू
LF3। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी लिविस एसिड और लिविस बेस, ये बेसिकली जीओसी में आ जाता है जब एसिड बेस पढ़ेंगे वहां पे BF3 LF3। बाकी यहाँ पे बोरॉन का साइज स्मॉल है, दैट मींस ये लोन पे को इजीली अट्रैक्ट कर पाता है स्मॉल साइज होने के कारण बोरॉन का, और इजीली अगर अट्रैक्ट कर पाता है एक अच्छा लिविस एसिड है। अब होता क्या है कि LF4 माइनस और BF3, और जब ये अच्छा लिविस एसिड है BF3 तो LF4 माइनस से ये F माइनस को एक्सेप्ट कर लेता है, और LF4 माइनस से जब F माइनस को एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पे तो BF4 माइनस प्लस LF3 अब अलग हो जाता है यहाँ पे, इसका F माइनस इसके पास आ जाएगा। अब ये BF4 माइनस बन गया और फिर से LF3 बन गया, और जो LF3 अलग हो गया इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिसिपिटेट डॉट हो गया ये। वही कुछ बोला जा रहा है कि LF3 इज प्रिसिपिटेड। एक आगे का रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन पढ़े होगे तुम लोग वहां पे बोरॉन फैमिली में कि कैसे रिएक्शन आता है। नहीं भी पढ़ेंगे लॉजिक यहाँ पे सोच सकते हो, सिंपली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। सर वहाँ पे 3F माइनस कहाँ से आया? नहीं, मैंने बताया कि F माइनस रहता है यहाँ पे है, F माइनस एक F माइनस आता है यहाँ पे, तो ये LF4 माइनस बनाएगा। और तुम्हें क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया है वहां पे, जैसे बोला अगर तुम्हारे लिटिल कैप, तो कैप को ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो कैप एक मॉलिक्यूल है या 3 मॉलिक्यूल है, तो वहां कुछ फिक्स नहीं रहता है, जितना रिक्वायर्ड होगा उतना मिल जाता है रिएक्शन में। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में इसको अगर 3F माइनस ऐड करते हैं तो LF6 3 माइनस बनाता है, और एक ही F माइनस ऐड होता है 3 बनाता है। इसमें 3F माइनस इसको मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि 1 मोलिक्यूल ऑफ कैप, उसमें बोला जा रहा है कि कैप ऐड कर रहे हैं, तो कैप अगर 3F माइनस ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा, इसमें 3 पॉइंट पहले से 3 पॉइंट और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस आ जाता है। बाकी दोनों में से कोई बना सकते हो, इस तरीके से सोचना था यहाँ पे है। ये तो मेंस का मतलब पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था तो वो उस टाइम का है। और सर इसमें क्या था क्वेश्चन नंबर, हाँ बताओ। सर आप बता सकते हो फिर से? तो देखो सिंपल है लॉजिक है इसमें, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान सुन लोगे सब लोग। पहले बोला जा रहा है कि LF3 HF में इनसॉल्युबल है। क्यों इनसॉल्युबल है? क्योंकि LF3 HF के F माइनस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, F माइनस यहाँ पे मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, यहाँ से F माइनस मिलेगा ही नहीं इसको। जबकि KF एक आयनिक कंपाउंड है, K प्लस और F माइनस, एक मेटल और एक नॉन मेटल, तो यहाँ से इजिली F माइनस मिल जाता है। और जब इजिली F माइनस मिल जाएगा यहाँ पे, तो यही F माइनस LF3 एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बना लेगा, LF4 माइनस। जब 1 मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है F माइनस तो LF4 माइनस भी बनाता है, और इसी F माइनस के 3 मोल को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे है F माइनस 3 टाइम्स आता है, जब 3 टाइम्स आएगा तो ये LF6 3 माइनस भी बना पाएगा। तो दोनों सेम चीज है, इसको बनाया फिर इसको बनाया। अब बोला जा रहा है कि जो LF4 माइनस बना, इसमें अगर BF3 को ऐड कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। जब BF3 को ऐड कर दिया जाता है तो BF3 LF3 से अच्छा लिविस एसिड होता है, ये लोन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर पाता है ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ बोरॉन। और जब यहाँ इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा, जो LF4 माइनस था, अब इसके एक F माइनस को ये एक्सेप्ट कर लेगा BF3, और ये खुद BF4 माइनस बन जाएगा। और LF4 माइनस का जब F माइनस निकल गया तो बचा क्या इसके पास, LF3, और ये LF3 अब यहाँ से प्रिसिपिटेट आउट हो गया। ये आगे का भी कुछ लॉजिक यूज हो रहा है इसमें कि लिविस एसिड दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर है। जो लिविस एसिड अच्छा रहता है BF3 गुड लिविस एसिड है, दैट मींस ये इसके F माइनस को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पे। एक ये फिजिबल रिएक्शन आई थिंक, अगर नहीं पढ़े वहां पे इनऑर्गेनिक में बोरॉन फैमिली में, एक फिजिबल रिएक्शन नाम करके भी टॉपिक है जो कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जीओसी में, जब एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहे हैं वहां पे, और भी ये स्टेप और क्लियर हो पाएगा वहां पे। बाकी तो यहाँ पे हम लोग समझ ही रहे हैं। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, 7 का अलग अलग ऑप्शन है, B C A D, सारे आई रहे, चेक कर लेते हैं वहां पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज a central role in the following phenomena: ice floats in water,
सही है, क्या दिक्कत उसमें? ये ऑप्शन में लोगों को ये ऑप्शन में डाउट है। आइस तो फ्लोट करता ही वाटर पे, उसका रीजन भी मैंने क्लास में बताया हुआ है। जो नॉर्मल आइस Yes, sir. होता है नॉर्मल वाटर पे। हाँ बताओ, ये तो हो गया होगा। आइस जो होता है वाटर पे फ्लोट करता है। बी में हायर लिविस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमाइन देन टर्सरी अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। बी वाला जो पार्ट है इसमें बेसिसिटी कंपेयर करना, जीओसी का पार्ट है, बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़ेंगे हम लोग ये चीजें। जो प्राइमरी अमाइन है और टर्सरी अमाइन में प्राइमरी अमाइन का बेसिसिटी ज्यादा होता है, उसका लॉजिक हम लोग वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कुछ और चीजें भी आ जाता है। CH3NH2 प्राइमरी अमाइन, और अगर टर्सरी अमाइन आ रहा है वहां पे CH3 एंड CH3 तो वहां पे इसका अलग इफेक्ट भी रहता है। तो आगे का ही पार्ट है, यहाँ पे छोड़ दो उसको। सी की बात करें, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। सी भी स्टेटमेंट सही है, बट उसका लॉजिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं आता है। सी स्टेटमेंट सही है, बट उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं आता है। तो वो भी हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? GOC2 में। मैंने अभी जस्ट बताया कि बेसिक स्ट्रेंथ में इसको पढ़ेंगे, और सी ऑप्शन आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में। GOC का पार्ट उसको भी छोड़ दोगे अभी। और बी का जो रीजन आता है वो H बॉन्डिंग से आप आता है, तो हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ में समझेंगे H बॉन्डिंग उसका। और डी वाला जो पार्ट है डायमेराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। अब एसिटिक एसिड का जो डायमेराइजेशन होता है वो तो हम लोग क्लास में यहाँ पे देखे हुए हैं। अगर कुछ याद हो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH COH, ऐसा कुछ मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। यस सर। ये जो एसिटिक एसिड आ रहा है ये डायमर बनाता है अपना, उसका रीजन क्या होता है? H बॉन्डिंग इन बेंजीन। तो बेंजीन में मतलब ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट की तरह काम करता है वो क्या होता है? बेंजीन। बाकी है तो एसिटिक एसिड, ये दोनों, इसमें ये डायमर बनाता है ड्यू टू H बॉन्डिंग। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, ये करेक्ट है। बी और सी का रीजन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे वहां पे GOC, तो वहां पे क्लियर हो पाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहोगे सर यहाँ पे फिर क्यों दे दिया गया है क्वेश्चन? तो जब GOC में ही पढ़ाना है, तो जब एग्जाम देते हो मेंस का एडवांस का, तो मान के चलता है कि सारे पार्ट कंप्लीट कर चुके हो, इसलिए कुछ आगे पीछे का भी क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आता है यहाँ पे। लेकिन मैथ्स या फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है या थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, सिर्फ उसी पार्ट का रहेगा। बट ऑर्गेनिक नॉन में कुछ क्वेश्चन आगे पीछे वाले चैप्टर से भी रहते हैं। तो हम लोग देखिए नोमेनक्लेचर में हम लोग पढ़े थे, तो नोमेनक्लेचर में कुछ क्वेश्चन दे दिया था हाइब्रिडाइजेशन का भी, बट हाइब्रिडाइजेशन जो एक्चुअल टॉपिक है वो किसका है? केमिकल बॉन्डिंग का। तो थोड़े आगे पीछे होते हैं, तो जब पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा वो। हाँ आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 इसको कंप्लीट कर लें आज। यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 में बताओ क्या क्या डाउट है। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3, और पार्ट 2 का पहले ऑफलाइन बात करते हैं हम लोग। ऑफलाइन वाले पहले हैं। ऑफलाइन में क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 3 एंड 6। तो ठीक है, ऑफलाइन में ये दो क्वेश्चन है। और बताओ सर 9 का ऑप्शन बी। 9 का ऑप्शन बी। चेक कर लेते हैं 9 का, बी और डी जो भी है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, अब देखो उसमें कुछ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी आगे कहा गया है कि +2 एंड +4 मेटल क्लोराइड आ रहा है उसमें। जैसा मैंने स्टार्ट में बताया था कि आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर वाला जो पार्ट है वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे अभी केमिकल बॉन्डिंग 5 में। उसमें आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर फाजान से एक्सप्लेन होता है, उसको भी अभी छोड़ सकते हैं। बाकी कुछ पार्ट जो है MCl2 इज मोर वोलेटाइल देन MCl4,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज MCl4 बोलने का मतलब क्या है, MCl2 और MCl4। MCl2 में M का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +2, और MCl4 में M का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है +4। तो वोलेटिलिटी का चार्ज से कोई भी मतलब नहीं होता वहां पे, +2 +4 कौन सा वोलेटाइल होगा उसको चार्ज से मतलब नहीं है। इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और वोलेटिलिटी क्या रहता है वहां पे, कम। MCl2 is more volatile than MCl4. About this chloride is correct. तो यहाँ पे MCl2 is more volatile than MCl4. यहाँ पे जो आ रहा है इस केस में +2 +4, वैसे M forms chloride in +2 and +4. अब देखो यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड ही आ जा रहा है, और जो हम लोग वोलेटिलिटी कंपेयर करते हैं मेनली वहां पे है, वो किसमें रहता है, कोवलेंट कंपाउंड्स में। यहाँ पे MCl2 जब +2 +4 बना रहा है तो आयनिक कंपाउंड टाइप से आ जाता है, इसमें भी हम लोग वोलेटिलिटी अलग तरीके से रहता है। यहाँ पे इसमें हम लोग कोवलेंट बॉन्ड H बॉन्डिंग की तरीके से नहीं सोच पाएंगे। MCl2 इज मोर वोलेटाइल देन MCl4, यहाँ पर ये इसका कोई भी लेना देना इससे नहीं है। यहाँ पे MCl2 एंड MCl4 आयनिक कंपाउंड है, और जब लोग पढ़े थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, वो किसके लिए था, कोवलेंट कंपाउंड के लिए मिल नहीं था वहां पे। फिर उसी तरीके से MCl2 is more soluble in anhydrous ethanol than MCl4. MCl2 is more soluble in anhydrous ethanol than MCl4. अब इसका देखो लॉजिक अलग है यहाँ पे, सेकेंड वाले का M+2 M+4, और यहाँ पे क्या आ रहा है इस केस में, एनहाइड्रस इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, OC2H5, OC2H5। अब यहाँ पे M+4 और M+2 है, तुम लोग सोच के बताओगे इसमें कि +4 और +2 में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा किसके साथ ज्यादा इजीली अट्रैक्ट होगा, सोचो +4 सिंपली। +4 में इसमें ज्यादा चार्ज है, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लोन पेयर भी आ रहा है, दैट मींस नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। जिसके पास ज्यादा चार्ज है उसके साथ ज्यादा अट्रैक्टेड हो पाएगा, और जिसके साथ ज्यादा अट्रैक्ट होगा उसके साथ ज्यादा सोल्यूबल हो पाता है, दैट मींस MCl4 के साथ ही ज्यादा सोल्यूबल होगा। थर्ड ऑप्शन MCl2 इज मोर आयनिक देन MCl4, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बट वो करेक्ट इसीलिए है क्योंकि वो हम लोग आधार सोर्स से हम लोग जब देखेंगे तो वो चीजें क्लियर हो पाएगा। तो थर्ड ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि वो आगे का पार्ट है। तो हालांकि लॉजिक है, तुम लोग पढ़ने के बाद हो जाए, काफी आसान सा पार्ट है वो। और MCl2 इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड देन MCl4, फोर्थ ऑप्शन की बात करें, MCl2 इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड देन MCl4, ये भी रॉन्ग है। सेम लॉजिक है वहां पे, इजिली हाइड्रोलाइज्ड मतलब वाटर के साथ अट्रैक्शन, और वाटर के साथ अट्रैक्शन भी सेम क्वेश्चन अगर यहाँ पे आता OH और H, इस पे लोन पेयर है, तो वाटर के साथ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, +4 वाले का, और इसका अट्रैक्शन ज्यादा यहाँ पे है, दैट मींस इसके साथ ज्यादा सोल्यूबल हो पाता है यहाँ पे। MCl4 ही ज्यादा इजिली हाइड्रोलाइज हो पाएगा, इजिली सोल्यूबल हो पाएगा, क्योंकि इसका ज्यादा अट्रैक्शन होगा। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि Na2 इज डिसॉल्व इन वाटर। Na2 क्या होता है इसमें, Na+O2- ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे, ऑक्साइड एंड एक्सेप्ट शेयरिंग इन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ बोला है ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट शेयरिंग इन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो ऑक्साइड आयन है O2-, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन के पास, सोच के बताओ कोई एक, ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 18. 8। सोचने का तरीका क्या था कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, नेगेटिव आया है, दैट मींस कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया होगा, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो 6 इसका खुद का इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और एक्स्ट्रा आया होगा, दैट मींस 2 नेगेटिव,
दैट मीन्स यहाँ पे इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है ये और भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, इसका टेंडेंसी डोनेट करने का ही रहेगा अपना लोन पे। तो फर्स्ट तो रॉन्ग है, ऑक्साइड एक्सेप्ट शेयरिंग इन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गलत है वो। ऑक्साइड आयन डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सेकंड सही है इसमें। बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं कि अपना लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास 4 लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज ऐसा कुछ नहीं रहा था इसमें, Na प्लस और O2 माइनस। तो पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो कहीं से भी चेंज नहीं होता उसमें पे। Na प्लस अभी Na सोडियम जहां पर भी रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा यहाँ पे +1, यहाँ पर भी +1 था, वाटर में डिजोल्व भी हो गया तो वो भी क्या रहेगा Na+1 ही रहेगा वहां पे। दैट मींस वो इससे क्या होगा, अट्रैक्टेड आता वो H आयन डाइपोल अट्रैक्शन, क्लियर है। और O2 माइनस भी क्या होगा, Na यहाँ पे है, और ये भी Na, इसमें भी क्या होगा, वाटर का पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो इससे अट्रैक्टेड रहेगा यहाँ इस तरीके से बाय आयन डाइपोल अट्रैक्शन। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कहीं चेंज नहीं होता है, इसमें एक ही रीजन आ रहा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन के पास क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है H प्लस को, H पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है, ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो पाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। आई थिंक सेकंड इसका आंसर होगा, चेक कर लोगे। यस सर, सेकंड है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर उसका 8 का 4th ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं उसको। अब देखो 8 का 4th ऑप्शन मैंने बताया हुआ था तुम्हें, अभी भी मैंने क्लास में डिस्कशन में बताया था ये कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये किसका स्पेशल केस है, किस इंटरमोलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का। सोचो सब लोग, मुझे 5 इंटरमोलर Dipole, अट्रैक्शन होते हैं, आप बताओ। Dipole, डाइपोल डाइपोल बिल्कुल सही है। तो डाइपोल डाइपोल जो अट्रैक्शन पढ़े थे हम लोग, उसी का एक स्पेशल केस है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन जनरल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, बट वही अट्रैक्शन अगर फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग H बॉन्डिंग। तो जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का रिलेशन था आयन इंटरेक्शन एनर्जी का R के साथ, वो क्या था, 1r²। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का चेक करो, RQ। R, ये क्लास में लिखे हुए हैं कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का रिलेशन था वो क्या था, RQ। और अगर RQ आ रहा है उस केस में वहां पे है, इसमें डाइपोल डाइपोल तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को टिक करते हैं वहां पे कि हाइड्रोजन बॉन्ड में भी क्या जो डाइपोल डाइपोल के साथ रिलेशन आ रहा था इसका RQ मतलब प्रोपोर्शनल, वही हाइड्रोजन बॉन्ड का भी रहेगा। क्लियर है, हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड अलग से नहीं पढ़ा था, बट ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का ही केस है, दैट मींस इसका भी क्या रहेगा, मतलब प्रोपोर्शनल टू RQ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया 9 में A and D। बोला जा रहा है which one about water is false, water can act both as an acid and as a base। सही है उसमें, ये ऑप्शन तो सही है, वाटर डी ऑप्शन मिल लिया वहां पे 9 का D। तो वाटर का दोनों बिहेवियर होता है, H प्लस को एक्सेप्ट करके ये हाइड्रोजन आयन भी बना लेगा, और H प्लस को जब रिलीज कर देगा तो ये OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन भी बन जाता है। तो वाटर कैन एक्सेप्ट बेस एज एसिड, दोनों की तरह बिहेव करता है वो। 4th ऑप्शन की मैं डायरेक्टली बात करूं, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सही प्रोसेस है इसमें, आप बाकी तुम लोग पढ़े होंगे बायो 9th में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर जो होता है वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन, तभी तो जो प्लांट्स होता है वो ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज कर पाता है। तो वाटर जो होगा वहां पे, हाँ बताओ। so option 2, ऑप्शन 2 देखते हैं, ऑप्शन 2 पे आते हैं। बाकी आई थिंक 4th ऑप्शन तो करेक्ट होगा कि वाटर इज
ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो सही आ रहा होगा ऑप्शन। फर्स्ट तो क्या आ रहा है उसमें, फर्स्ट भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वही होता है। थर्ड की बात करें, आइस फॉर्म्ड बाय हैवी वाटर सिंक्स इन नॉर्मल वाटर, जो आइस होगा हैवी वाटर का वो क्या होगा, नॉर्मल वाटर में सिंक कर जाएगा। सही है वो तो स्टेटमेंट, नॉर्मल आइस फ्लोट करता है बट हैवी वाटर क्या होगा, नॉर्मल वाटर में सिंक कर जाएगा। आता है फिर सेकंड, देयर इज एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द कंडेंस फेज। नहीं, कोई भी फेज आ जाता है वाटर का उसमें क्या रहेगा तुम्हारा, इंट्रामोलिकुलर नहीं हो पाता। OH है उसमें हमेशा क्या रहेगा तुम्हारा, इंटरमोलिकुलर ही होगा, इंट्रा कभी नहीं हो पाता इसमें। आप दैट मींस आई थिंक सेकंड ऑप्शन ही रॉन्ग होगा तुम्हारा, क्योंकि वाटर हमेशा इंटरमोलिकुलर होता है, इंट्रा किसी भी कंडीशन में नहीं हो पाएगा वो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 भी इस तरीके से सोचना था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 5-6 क्वेश्चन और है। ऑनलाइन वाले में कुछ डाउट हो तो बताओ वो भी। ऑनलाइन Sir, question number 2. सर फिफ्थ क्वेश्चन का नंबर ऑप्शन 2, और बता क्या बता रहे थे, 2 के अलावे? सर फिफ्थ का ऑप्शन थर्ड जो ठीक है, 5 का 3, एंड 6 का बी। 6 का बी। 6 का कई पार्ट आगे करना है, अभी देखना है वो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है the number of water molecules not coordinated to copper ion directly। कितना आंसर आया था 2 का? 2 में क्या दिक्कत है बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का स्ट्रक्चर हम लोग क्लास में ड्रॉ किए हुए हैं। इसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली कॉपर से कनेक्टेड होता था? 4। तो कितना डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो आंसर क्या था उसका? 1। क्लियर है? तो क्लास में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है इसका। कई बार क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, जी एडवांस में पूछा गया है, मेंस वगैरह में तो रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर याद रखना है कि 4 वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली कॉपर आयन से कोऑर्डिनेटेड होता है, कनेक्टेड होता है, जबकि एक वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है, वो भी डायरेक्टली कॉपर से नहीं आता, वो एक वाटर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ऑप्शन, 5 का थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि टर्मिनल BH बॉन्ड है लेस पी कैरेक्टर व्हेन कंपेयर्ड टू ब्रिजिंग बॉन्ड्स। अब यहाँ पे डाइबोरन HBH, अब इसमें चेक करो, यहाँ पे जो बोरान आ रहा है इस केस में यहाँ पे है। अब लोग जानते हैं कि ये कैसा बॉन्ड है, नॉर्मल बॉन्ड है ये, और ये जो ब्रिजिंग बॉन्ड है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। और बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होता है, अगर मैं इसको X बोलूं और इसको Y, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होता है यहाँ पे? X का बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जो ब्रिजिंग बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। अब यहाँ पे सोचना, अगर इतना इंफॉर्मेशन है तो आप इसको सोच सकते हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि BH बॉन्ड्स है लेस पी कैरेक्टर, टर्मिनल BH लेस पी कैरेक्टर। लेस पी कैरेक्टर का मतलब क्या है, इसमें S कैरेक्टर ज्यादा है यहाँ पे, और S कैरेक्टर ज्यादा है इस केस में, इस बॉन्ड में। P कैरेक्टर का मेथड में S कैरेक्टर ज्यादा है, और S कैरेक्टर अगर ज्यादा है तभी ये जो बॉन्ड होता है H जो होता है B की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा। और क्योंकि S कैरेक्टर ज्यादा है, S न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, और S कैरेक्टर इस बॉन्ड में ज्यादा है यहाँ पे, दैट मींस ये ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज रह पाता है, और बॉन्ड लेंथ इसका क्या होता है, स्मॉल रह पाता है यहाँ पे। इसका बॉन्ड लेंथ स्मॉल है क्योंकि इसमें S कैरेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि S कैरेक्टर ज्यादा होने से इसके नजदीक रहेगा, और इसके नजदीक रहेगा, दैट मींस बॉन्ड लेंथ कम है यहाँ पे। और S कैरेक्टर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम है, ज्यादा कम क्या होगा इसका, S कैरेक्टर ज्यादा, दैट मींस P कैरेक्टर कम होगा। ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो, बट करेक्ट बोला जा रहा है तो आई थिंक बाकी रॉन्ग होगा। आंसर क्या दिया हुआ इसका, आई थिंक 30 होगा। Yes, sir. तो ठीक है, तो उसमें फिर याद रखना यहाँ पे है
एंगल भी हम लोगों को पढ़े हुए थे कि एंगल अलग अलग होता है, एंगल भी वाला ऑप्शन में ये θ1 ये θ2 एंगल अलग अलग था, तो इसका ये एंगल ज्यादा था। तो ठीक है, उसमें तो यहाँ पे मीनिंग यही था कि बाउंड लेंथ इसका स्मॉल है, उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है तभी बाउंड लेंथ स्मॉल है वहां पे, और एस कैरेक्टर ज्यादा दैट मींस टी कैरेक्टर क्या होगा, कम। और क्या था 6 में, कौन सा ऑप्शन था 6 का बी? वहां पे देखना कि हैवी वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो ये एक अलग से ही पार्ट है तुम लोगों का, अगर एनसीईआरटी देखोगे उसमें या कुछ लोग देखे होंगे तो एक अलग ही चैप्टर का नेम ही है हाइड्रोजन। Yes, sir. Yes, Yes, अगर sir. एनसीईआरटी देखो तो उसमें एक चैप्टर का नेम ही है हाइड्रोजन वहां पे। तो उस हाइड्रोजन वाले चैप्टर में फिर वाटर का डिटेल में वहां पे आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कराते हैं, प्रिपरेशन क्या रहता है, तो वहां पे डिटेल में रहता है वो। तो बेसिकली जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाला जो पार्ट है वहां का है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वो अलग ही पार्ट है वहां पे, उसको भी छोड़ सकते हो, जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आता है वो। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, हैवी वाटर इज यूज्ड इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। बिल्कुल ये जो ये है, ये हम लोगों का ऑर्गेनिक का पार्ट है, ये ऑप्शन। ये जब लोग पढ़ते हैं वहां पे, देखिए इस टाइप का कोई रिएक्शन अगर होता है, सी डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन कराते हैं D2O OD माइनस, देन फिर ये बन जाता है यहाँ पे CD3 सी डबल बॉन्ड OH। ये चीजें हम लोग GOC2 में पढ़ेंगे जब टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे होंगे, जब टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे होंगे ये चीजें वहां पे आता है GOC2 में, टॉटोमेरिज्म के टाइम में। ये स्टेटमेंट का रीजन, ये स्टेटमेंट का मीनिंग एक्चुअल में वहां पे समझ पाओगे। रिएक्शन मैक्सिमम जब पढ़ेंगे वहां पे तो वहां पे आता है, वहां पे तो आता ही है, बट यहाँ पर भी आता है जब ये रिएक्शन कराते हैं हम लोग GOC2 में। तो ठीक है, ये हम लोग कंप्लीट किए केमिकल बॉन्डिंग 3, केमिकल बॉन्डिंग 4 भी कंप्लीट आई थिंक कर ही लिए होगे। जो लोग नहीं किए, कल संडे भी है, लोगों का छुट्टी भी है, कल कर सकते हो। मेरा क्लास है फ्राइडे सैटरडे को है, या जब भी होगा एक लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग 4 तुम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक लेक्चर उसमें भी लग ही जाएगा डिस्कशन में। देन फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 5 स्टार्ट कर पाएंगे। हाँ, और कुछ डाउट हो तो बताओ, वैसे टाइम तो एक्स्ट्रा हो रखा है, कुछ डाउट हो तो बता सकते हो। तो ठीक है, एमओटी वाला जो पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग 4 रिलेटिवली आसान पार्ट है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है वहां पे। एमओटी अगर अच्छे से रिवाइज किए तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन कर पाओगे। Yes, sir. सर N2 माइनस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? इसका N2 माइनस। Na2 सर N2 माइनस। N2 माइनस, N2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है यहाँ पे 2 माइनस, N2 माइनस, ये N2 से डिराइव हो रहा है। N2 माइनस का भी जो रहेगा तुम्हारा N2 के जैसा ही रहेगा, इसी में से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा। जो N2 का कन्फिगर लिखो, इसी और N2 वाला ही ऑर्डर फॉलो करना है, और इसी का ऑर्डर फॉलो करेंगे, देन फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन और बाद में जो भी आएगा उसमें ऐड हो जाएगा, बट ऑर्डर N2 वाला ही फॉलो करेंगे, क्योंकि डिराइव इसी से हो रहा है वो। क्लियर है वहां पे? इसके अलावा कुछ और कहीं पे क्वेश्चन है कि KO2 जैसा क्वेश्चन अगर आ रहा होगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे K प्लस और O2 माइनस ऐसे सोचना है, तो सिर्फ O2 माइनस का सोचना है वहां पे। क्लियर है? ऐसा एक तो क्वेश्चन मिलेगा, इस टाइप से सोचना है वहां पे, सिर्फ O2 माइनस का, K प्लस को बिल्कुल नहीं सोचना है वहां पे क्या है। तो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ उसमें शाम तक, क्योंकि और भी लेक्चर है शाम में, नाइट में हम लोग करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग अपलोड। और बाकी सबको पता है कि रिकॉर्डिंग कहाँ पे अपलोड हो रहा है, वो सब Yes, कुछ sir. अलग से मैसेज करते मुझे। हाँ बताओ। सर आपके चैनल पे। चलो ठीक है, वहां पर भी मतलब दोनों पहले वहां पर भी होता था, बट यहाँ पे आसान करना, अपलोड आसान रहता है यहाँ पे। किसी को शेयर भी करना था तो मैं शेयर भी कर देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे। तो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ यहाँ पे।
बाकी देखते हैं इस थैंक क्लास यू में। सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। सर थैंक बाय।